अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिकर में। 9/11 को 20 साल पूरे हो गए हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर एक बहुत ही खौफनाक हमला हुआ, जिसके नतीजे में 3000 अमेरिकन शहरी और गैर मुल्की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मारे गए। 2 जहाज़ उड़े सुबह 8 बजे और 8:45 के करीब। वो आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टकरा गए। उस दौर में दुनिया की सबसे बुलंद बिल्डिंगों में शुमार की जाने वाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखते ही देखते ज़मीं बोझ हो गई और लम्हों के अंदर गिर गई। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हथौड़ों से उसको गिरा दिया हो। बाद में बहुत सी रिसर्च होती रहीं, बहुत सी तहकीकात होती रहीं और उनके साथ जो मुल्हिका इमारतें थीं उनके ऊपर भी रिसर्च होती रही। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और एतराज़ात की एक लंबी फहरिस्त जो इस हमले के बारे में बनाई गई है। 2 जहाज़ मज़ीद भी अगवा हुए थे। एक पेंटागन के करीब गिर गया, एक जंगल में गिरकर तबाह हो गया, लेकिन ये 2 जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग के साथ आके टकराए और वो बिल्डिंग बिल्कुल मलबे का ढेर होके गिर गई। ये जेट फ्यूल, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की हिद्दत पैदा होती है, यानी जहाज़ के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वही वो सबसे ज़्यादा गर्म चीज़ हो सकती है जो जली है। और जेट फ्यूल कभी इतनी हीट जनरेट नहीं करता या इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं करता जिस गर्मी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन जाएं। साइंसदान आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इस बिल्डिंग में, बहरहाल बाद में ये चीज़ें भी सामने आई कि रेनोवेशन के बहाने, मुरम्मत के बहाने कुछ लोग चंद अरसा पहले इस बिल्डिंग में दाखिल हुए थे। टीमें दाखिल हुई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। उन्होंने ड्रिलिंग करके धमाका खेज़ मवाद इसके अंदर नस्ब किया था और ये जो धमाका खेज़ मवाद उन्होंने नस्ब किया था वो जेट फ्यूल से कई गुना ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता था, बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पैदा कर सकता था। और इंतज़ार था सिर्फ त्यारे के टकराने का। त्यारा टकराए और जितना मवाद उसकी बुनियादों में नस्ब किया गया था वो ड्रिलिंग करके वो मवाद जहाँ जहाँ तक पहुँचाया गया। और बाद में कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि वहाँ पे कुछ केबल्स पहुँचाई गईं और उन केबल्स के लिए भी ड्रिलिंग की जा रही थी। और इस तरह से मुख्तलिफ़ टीमें आईं, उन्होंने बारूद नस्ब किया और धमाके से पूरी की पूरी इमारत देखते ही देखते ज़मीन बोझ हो गई। त्यारा टकराने से ये इमारत नहीं गिर सकती, इतनी गर्मी पैदा नहीं होती, इतनी शिद्दत से गर्मी पैदा नहीं होती कि पूरी इमारत पिघल के नीचे चली जाए। स्टील के बड़े बहुत ही हैवी किस्म के इसके अंदर स्ट्रक्चर थे और उन्हें गिराने के लिए जेट फ्यूल से ज़्यादा गर्मी चाहिए थी, बल्कि कई गुना ज़्यादा गर्मी चाहिए थी जो कई किस्म के बारूद के साथ पैदा होती है। वो बारूद वहाँ पे नस्ब किया गया था। इस किस्म की और बहुत सी मिथ हैं। बिल्डिंग 7 के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर पूरी स्टोरी की गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ की गई हैं, लेकिन उस दिन जो भी हुआ वो गिरी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी। 3000 अमेरिकन लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद उसका धुआं अफगानिस्तान और इराक से अभी तक उठ रहा है। इन 2 मुल्कों के ऊपर बड़ी खौफनाक चढ़ाई की अमेरिका ने, लाखों लोग मार दिए, मिलियन से ज़्यादा। अमेरिका ने उस वक्त से अब तक रिपोर्ट के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में जो कत्ल आम किया है वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा है। और ये आदाद व शुमार अमेरिका के हैं, उन मुल्कों के नहीं हैं जिनके लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होने के बाद मुसलमानों का जो कत्ल आम किया उसमें ड्रोन को और हवाई जहाज़ों को इस्तेमाल किया और इस फ़िज़ाई हमले में और ड्रोन से मारे जाने वाले मुसलमानों की तादाद 50,000 से कई गुना ज़्यादा है, जबकि इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज ये कहते हैं कि ये लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं। जबकि ये मिसाइल अटैक, तोड़ा बोड़ा के ऊपर एक खौफनाक अटैक, इराक में कत्ले आम, शाम के ऊपर हमले, अफगानिस्तान के ऊपर कारपेट बम्बारमेंट, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल किया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जीता नहीं। गुज़श्ता 75 सालों में अगर देखते हैं 1945 से लेकर अब तक अमेरिका जंगें जीत नहीं रहा, अमेरिका जंगें हार रहा है। एक मौके के ऊपर मुल्ला उमर ने भी अमेरिका से कहा था कि हम पर हमला करने से पहले तारीख पढ़ लो, तुम कभी कोई जंग जीते नहीं हो और हम कभी कोई जंग हारे नहीं हैं, इसको समझकर जंग में उतरना।
तो 20 साल के बाद वो भी साबित हो गया। अफगानिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल के बाद बदतरीन शिकस्त हासिल करने के बाद अमेरिका की जब वापसी हुई तो तब से अब तक एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क, जिसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं, जदीद तरीन फौज है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीन फिजाया है, वो तालिबान को शिकस्त क्यों नहीं दे पाया? अमरीकी दानिशवर इस बात पर हैरान हैं कि अमरीका दौरे जदीद की हर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद तालिबान से क्यों नहीं जीत सका? क्यों लगातार जंगें हार रहा है? क्यों एक जंग अब तक नहीं जीत सका? क्यों लगातार जंगें हार रहा है? इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका किन किन जंगों में हार गया और क्यों हारा। बड़ी सादा वजूहात हैं। 1945 के बाद अमेरिका तमाम जंगें हार चुका है और हारता आ रहा है। इसकी सादा से वजूहात हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हैं वो मैं आपको इस व्लॉग में बताने जा रहा हूं। अमेरिका में इस बात पर इत्तफाक राय है कि अमेरिका, ईरान, शाम, यमन में दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने में अमेरिका नाकाम रहा है। तालिबान की जंग में फतह और इक़्तिदार में वापसी, ये सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिका जंग हार चुका है। तारीख पर अगर नज़र डालें तो 45 से पहले तमाम बड़ी जंगें अमेरिका जीतता आ रहा था, लेकिन 1945 के बाद बहुत कम जंगों में फतह हासिल की, एक मानी खेज फतह हासिल की है। अमेरिका ने 1945 के बाद 5 बड़ी जंगें लड़ी हैं, जिसमें कोरिया की जंग है, वियतनाम की जंग है, खलीजी जंग है, इराक और अफगानिस्तान की जंग है। इसके अलावा चंद छोटी जंगें हैं जिसमें सोमालिया, यमन, लीबिया ये जंगें भी शामिल हैं। 1991 की खलीजी जंग में अमेरिका ये क्लेम करता है कि वो कामयाब हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी अमेरिका जीता नहीं है। तो सब कहते हैं कि अमेरिका डेफिनेटली हार गया है। अमेरिका के अंदर भी लोग कहते हैं कि अमेरिका वो जंगें हार चुका है। कार्टर और मलकासिया अमेरिकी इंतजामिया के लिए अफगानिस्तान में काम किया है और उसी बुनियाद पर उन्होंने द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान के नाम से एक किताब लिखी थी, जो 1 जुलाई को शाया किया है। इस किताब में उन्होंने एक दिलचस्प पहलू के ऊपर रोशनी डाली है। उनका कहना है कि 1945 से पहले लड़ी जाने वाली तमाम जंगों में अमेरिका ने बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की। वो ममालिक के दरमियान लड़ी जाती थी। हमेशा अमेरिका वो जंगें जीत जाता था, क्योंकि वो मुख्तलिफ मुल्कों में लड़ी जाती थी और इसलिए अमेरिका जीत जाता था। 1945 में उन्होंने आखिरी जंग जीती थी और वो इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरा के वो फतह हासिल की थी। एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे, जिसके नतीजे में वो जंग जीते थे। लेकिन उसके बाद ये सारी जंगें क्यों हारता आ रहा है? तब जंगें ममालिक के दरमियान होती थी, यानी मिसाल के तौर पर अगर जर्मनी फ्रांस के साथ लड़ गया तो अमेरिका जिस मुल्क के साथ है वो मुल्क जीत जाएगा, तो उस जंग में वाज़े फतह हासिल आती थी। या चीन और अमेरिका आपस में लड़ पड़े, चीन और इंडिया लड़ पड़े, अमेरिका जाके इंडिया के साथ खड़ा हो गया तो वहाँ हार जीत हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पहले जितनी जंगें लड़ता था वो मुल्कों के दरमियान होती थी, लेकिन इसे इन तमाम नए ज़माने की जंगों में नाकामी हुई, जहाँ जंगजू मकामी बागी हों या ऐसे लोग जो बगावत कर गए, फौजी ताकत में कमज़ोर हों, लिहाजा हौसला मंद हों और पुरअज़म रहें। शिकस्त एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह अमेरिकी फ़ौज बेंगाज़ी, लीबिया में, सोमालिया, साइगोन और अब काबुल से बेबसी की हालत में अमेरिकन फ़ौजी वापस आए हैं, इसने अमेरिकी शिकस्त को मज़ीद शर्मनाक बना दिया है। यानी ये खाली शिकस्तें नहीं हैं, ये शर्मनाक शिकस्तें हैं। मैदान जंग में भी अमेरिका की क्या हालत रही, इसके ऊपर भी रिसर्च है। ज़्यादातर अमेरिकी जंगों का अंजाम फौजी नाकामी रहा है और मैदान जंग में तबाही के वक्त अमेरिका दलदल से निकलने में कासिर रहा है। सदर बुश के लिए जो आदमी तकरीर लिख कर देता था उसका नाम डेविड फ्रोन, उसने पहले इराक जंग में अमेरिका की हिमायत की थी, लेकिन अब उसकी राय बदल गई है और अब वो इराक जंग की मुखालफत कर रहा है। वो ये कहते हैं कि हमने इराक को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तैयार नहीं थे, हम ला इल्म थे, हम मुतकब्बर थे, हम तकब्बुर में आ गए थे और हम इंसानी मसाइल के जिम्मेदार बन गए थे, जो किसी के लिए अच्छा नहीं था, ना अमेरिकन के लिए अच्छा था, ना उन इलाकों के लिए अच्छा था जिन इलाकों में हम गए थे। अमेरिकी शिकस्त की एक बड़ी वजह मकामी सकाफत के बारे में बेहतर अंदाजा ना लगाना भी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यानी जिस इलाके में अमेरिका अटैक करने जा रहा है, गुज़श्ता 75 सालों से उस इलाके के बारे में अमेरिका के अंदाजे हमेशा गलत रहे हैं। वो दूसरे ममालिक में मौजूद लोगों को समझने में कासिर रहा है, गलती कर रहा है। मिसाल के तौर पर डिक चेनी
جو امریکہ کے سابق نائب صدر ڈونلڈ رمزفیلڈ، امریکہ کے سابق وزیر دفاع، کھلے عام یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب امریکی فوج بغداد میں داخل ہوئی تھی تو عراق کی شیعہ برادری جو صدام حسین جو کہ سنی تھے، صدام حسین کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ کہاں گئی وہ بغاوت، کہاں گیا وہ استقبال؟ یعنی عراق اندرونی طور پر بکھرا ہوا تھا، لیکن وہاں کے سماج کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں امریکہ کے اندازے بالکل غلط۔ امریکن کو لگا کہ وہ افغانستان میں ایک حکومت بنائے گا اور وہاں کے لوگ اسے ویلکم کریں گے۔ انہیں لگا کہ طالبان جب وہاں سے چلے جائیں گے، ان کو شکست ہوگی، تو مقامی لوگ امریکہ کے شکر گزار ہوں گے اور امریکہ کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ افغانستان میں بھی آ گئے۔ پہلے انہوں نے جنگ کی، فضائی حملے کیے، پھر زمین پر اتر آئے اور زمین پر آنے کے بعد ان کی وہاں پہ درگت بنی۔ یہاں پر بھی امریکن اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے۔ شام کے بارے میں، یمن کے بارے میں، لیبیا کے بارے میں، ہر جگہ امریکہ کے اندازے مسلمانوں کے بارے میں غلط ثابت ہوئے۔ افغانستان میں یہ ہوا، جن وادیوں میں، غاروں میں طالبان کے اڈے تھے، ان سے طالبان تو واضح طور پہ آشنا تھے، لیکن یہ امریکن فوجیں وہاں پہ نا آشنا تھیں۔ جب بھی امریکی فوجیوں کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہ علاقے میں شدید بمباری کرتے، میزائل داغ دیتے، وہاں پہ بم گراتے، وہاں پر فضائی حملے کرتے، ڈرون حملے کرتے اور اپنی طاقت کا پورا استعمال کرتے اور پورے علاقے کو تباہ کر دیتے۔ اس سے لوگ مزید ان کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ اور گزشتہ 75 سالوں میں امریکہ کے ہارنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی بھی ان جنگوں کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال نہیں کی، ان جنگوں کو انسانیت کی فلاح کے لیے ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ صرف مغرب میں اس نے صرف مغرب میں یہ کنسنسس بنایا کہ یہ جنگیں یہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، انسانیت کے نقصان کے لیے نہیں، ہم انسانیت کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، لیکن جہاں وہ جنگ لڑنے گئے یہ نظریہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ طالبان کی مثال لیتے ہیں یا عراق کے اندر جو جنگجو لڑ رہے ہوں ان کی مثال لیتے ہیں، طالبان اسے ایک ملک کی جنگ یا مذہبی جنگ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کے طور پر پیش کیا۔ ان خیالات نے عام افغان کو متاثر کیا اور عام افغان طالبان کے ساتھ مل گئے، اور جو سرکاری فوجی تھے اور جو پولیس والے تھے ان کے پاس لڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے ان کے کہ وہ ڈالروں کے لیے لڑتے، وہ ڈالروں کے لیے لڑ رہے تھے، باقی ان کی لڑائی بے مقصد تھی۔ پولیس والے ڈالر لیتے تھے، فوج جو افغان تھی وہ ڈالر لیتی تھی، لیکن ان کے پاس لڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ نہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے، نہ وہ اپنے مذہب کے لیے لڑ رہے تھے، جبکہ طالبان یہ دونوں چیزیں کر رہے تھے۔ ایک فرق یہ بھی تھا کہ طالبان جب لڑنے کے لیے آتے تھے یا مسلمان جنگجو جو تھے یہاں پہ بھی تھے امریکہ کے، جہاں مسلمان جو جنگجو تھے وہ امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ سب لوگ سر پر کفن باندھ کے آتے تھے۔ ویتنام میں بھی لوگ ان سے ایسے ہی لڑے ہیں، اور ہر جگہ جہاں پر امریکہ کی لڑائی ہوئی گزشتہ 75 سالوں میں وہاں کی آبادیاں امریکہ کے ساتھ اسی طرح لڑی ہیں کہ سر پر کفن باندھ کے لڑے ہیں۔ اس کے خلاف امریکی یا افغان فوج کی مثال لے لیں، ان کی ترجیح اپنی جان بچانا تھا۔ پیسے دے کر بھی آتے تھے، اسلحہ دے کر بھی آتے تھے، پیسے دے کے، اسلحہ دے کے، کچھ بھی دے کے آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری جان چھوڑو، یہ پیسے لے لو، اسلحہ لے لو، کچھ بھی لے لو، ٹھیک ہے، لیکن ہماری جان چھوڑو، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے سیف ایگزٹ دے دو۔ کئی جگہوں پہ امریکی فوجی بھاری اسلحہ چھوڑ کر چلے گئے اور طالبان سے یہ گزارش کی کہ ہمارے ہیلی کاپٹر کو فلائی کرنے کی اجازت دے دیں، ہمارے ہیلی کاپٹر کو ہٹ نہ کریں، نیچے جتنا بھی سامان ہے وہ سب آپ رکھ لیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کریں گے۔ وہ اپنا بھاری سامان چھوڑ کر، بہت بڑی قیمت چکا کر امریکن فوجی ہیلی کاپٹروں میں میدان جنگ سے کئی دفعہ فرار ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی فوج جنگ نہیں جیت سکتی۔ امریکن جنگ لڑے تو ہیں لیکن گزشتہ 75 سال میں کوئی جنگ اب تک نہیں جیتے۔ دوسری جگہ امریکہ جہاں جنگیں لڑا ہے وہ ان کا اپنا ملک نہیں تھا، اس لیے وہاں کے لوگوں جیسا ان کے پاس عزم نہیں تھا، نہ کوئی اویئرنیس تھی، نہ افغانی باشندوں جیسا، نہ عراقی باشندوں جیسا، نہ طالبانی باشندوں جیسا۔ طالبان اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے، باقی لوگ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں اپنی مذہبی جنگ بھی بنایا، ملک کے لیے بھی بنایا۔ عام جو وہاں کے شہری تھے، ان علاقوں کے عام جو شہری تھے وہ وہاں کے مقامی جنگجوؤں کے ساتھ ان کے اندر ہمدردیاں پیدا ہو گئیں کہ یہ ہمارے لوکلز ہیں، ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، یہ باہر سے آنے والوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو امریکہ کو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا
جس کو امریکہ سمجھ نہیں پایا اور اسے بہت نقصان ہوا۔ اب ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اپنی فوج کسی ایسے ملک میں اتارے گا یا کسی ایسی جگہ پر بھیجے گا؟ تو میرا خیال ہے فوری طور پر تو بالکل بھی نہیں۔ امریکہ اب ایسا نہیں کرے گا۔ 75 سال لگاتار جنگیں ہارنے کے بعد اب امریکہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کو کم از کم ایک جنگ تو جیتنی چاہیے تھی، اور وہ کون سی جنگ ہوگی جس کو امریکہ جیتے گا؟ فی الحال تو وہ کوئی جنگ جیتنے نہیں جا رہا، اور ابھی وہ کوئی جنگ لڑنا بھی نہیں چاہتا۔ میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے اندر اگر حالات خراب ہو جائیں یا افغانستان کے اندر کوئی دہشت گردی بڑھ جائے تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ امریکہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور کرے اور اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اگر اس کے اتحادیوں کے اوپر بھی کوئی ذک آتی ہے یا اس کے اتحادیوں کو بھی چوٹ آتی ہے تو اس کے باوجود بھی امریکہ کسی بڑی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ 75 سالوں میں 5 بڑی جنگیں امریکہ ہار چکا ہے اور بیشتر چھوٹی جنگیں ہار چکا ہے۔ ہارنے کے بعد سپر پاور کی طبیعت کافی صاف ہو چکی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، امریکہ پاکستان جیسے ملکوں کے اوپر، انڈیا جیسے ملکوں پر یا مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ملک ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالے، معاشی دباؤ ڈالے گا، کوشش کرے گا وہ کام نہیں کر پا رہے وہ ان ملکوں سے لیا جائے اور ان ملکوں کو ذمہ دار بنایا جائے ان خطوں کے اندر جہاں جہاں وہ جنگ لڑ چکا ہے اور شکست حاصل کر چکا ہے۔ اس طرح کی گیم تو وہ کرے گا، کوشش کرے گا، معیشت کے حربے استعمال کرے گا، پابندیوں کے حربے استعمال کرے گا، بین الاقوامی انفلوئنس استعمال کرے گا، اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں ملٹی نیشنل ان کو استعمال کرے گا، لیکن پریکٹیکلی کسی جنگ کے اندر امریکہ کودنے والا اب نہیں ہے اور اب ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔